नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस सेट के बारे में, जनरल स्टडीज़ का, जो कि 68वीं बीपीएससी जो होने जा रही है 12 फरवरी को, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में यूपी पीसीएस 2023, उत्तराखंड पीसीएस 2023 और सभी वनडे एग्ज़ाम जहाँ भी जीएस पूछा जाता है, वहाँ ये सभी प्रश्न जीएस के बहुत महत्वपूर्ण हैं और सभी विद्यार्थियों को इस प्रैक्टिस सेट को करना है। चाहे वह पुलिस की तैयारी करते हों, चाहे वह पीसीएस की एग्ज़ाम देने चाह रहे हों, चाहे वह बिहार पीसीएस हो, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी विद्यार्थियों के लिए यह प्रैक्टिस सेट जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग इसको करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा हो, चैनल पर पहली बार आया हो, वीडियो पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इससे पहले जो भी प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें अपडेट कर दिया गया है। बात करेंगे, पहला क्वेश्चन है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया था फिरोज शाह मेहता ने। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, मृत घाटी क्यों प्रसिद्ध है? तो मृत घाटी प्रसिद्ध है अत्यधिक उष्णता के कारण, जिसे कहते हैं अत्यधिक गर्मी के कारण। राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद बात करेंगे तीसरा नंबर प्रश्न की, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदी घाटियों में पाई जाती है। नदी डेल्टाओं और नदी घाटियों में ही पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मिट्टी को बांगर नहीं कहते हैं, अपितु क्या कहते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। तो इसको बांगर कहते हैं, खादर नहीं कहते हैं। खादर कहते हैं, बांगर नहीं कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, बिल्कुल अधिक पाई जाती है। तो जो राइट आंसर होगा 1 और 3 सही। सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। यूरेनियम के भंडार निम्नलिखित देशों में कौन सा देश शीर्ष पर है? यूरेनियम के भंडार में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप को जोड़ता है, बिल्कुल सही है। डोवर जल डमरू मध्य इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ता है, बिल्कुल सही है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है, यह भी सही है। डेविस जल संधि बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर को नहीं जोड़ती है, यही आपका गलत आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे, ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो जो राइट आंसर होगा भितरकनिका। भितरकनिका ओलिव रिडले कछुआ के लिए ही जाना जाता है। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन वर्षा वन, आपने सब लोगों ने पढ़ रखा होगा। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? निम्नलिखित में कौन ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सब जानते हैं इस आंसर को, यह भी लेकिन प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में आता रहता है। बात नंबर करेंगे 10 नंबर प्रश्न का, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो किया था प्रस्तावित एजी टांसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? एजी टांसले। बात करेंगे हम लोग 11 नंबर प्रश्न का, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं वह है, आप इसको ऑप्शन में देख सकते हैं, नर्मदा, माही और ताप्ती। ये 3 नदियाँ पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, जबकि महानदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल खाड़ी में गिरती है। सोडियम
हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ध्यान से देंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो जो 12 का राइट आंसर क्या होगा? उदासीनीकरण। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। 12 नंबर, निम्न में कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? दहन, भोजन का पचना, श्वसन, अवक्षेपण। तो जो इसका राइट आंसर 13 का वह होगा बी, अवक्षेपण। यह ऑक्सीकरण नहीं है। निम्न में कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? निम्न में कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक? ग्रेफाइट, हीरा, सल्फर, कॉपर। तो 14 का जो नंबर होगा वह होगा ए, ग्रेफाइट अधातु विद्युत का सुचालक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन, इसका बहुलक क्या है? रबड़। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा समतल व उत्तल। कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है समतल व उत्तल। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो जो राइट आंसर होगा विद्युत चुंबक नर्म लोहे की छड़ से बनाया जाता है। इसको जरा सा ध्यान दे लेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? रवाकरण, निस्यंदन, आसवन, ऊर्ध्वपतन। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। रवाकरण, आसवन, निस्यंदन, ऊर्ध्वपतन, ये सभी सही हैं। ये सभी मिश्रण को पृथक करती हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्रावण होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावण होता है? तो एस्ट्रोजन भी निकलता है, रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरॉन। उपयुक्त सभी राइट आंसर। महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको देख लेंगे अच्छे से। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 20 के बारे में, जो कि विटामिन है और सूची दिया हुआ है। तो जो 20 में है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल का संबंध होगा जनन क्षमता की कमी से। नैप्थोक्विनोन, नैप्थोक्विनोन यह क्या है? तो यह चोट लगने पर रक्त का थक्का, चोट लगने पर रक्त का थक्का ना जमने से अधिक स्राव होता है, तो उसको नैप्थोक्विनोन कहते हैं। थायमीन जिसे बोलते हैं विटामिन ए, ये हो जाता है बेरी बेरी। और बता है साइनोकोबालमीन, यह है तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मिलाने वाला सबसे आसान प्रश्न होता है और सबसे महत्वपूर्ण भी होता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? 21 राइट आंसर ये हो जाएगा कूटपाद के द्वारा होता है। निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक कौन है पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में बार बार आता रहता है। तो जूल जो होता है वह ऊर्जा का मात्रक है। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का जिक्र किया गया है? तो संविधान के भाग 9 बी। तो जो इसका राइट आंसर होगा 9 खा में, भाग 9 खा। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के ऋण जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के ऋण जारी करते हैं। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार का ऋण जारी करता है और उच्च न्यायालय 5, यह दोनों बात गलत है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ऋण जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय ऋण जारी करता है। यही तो है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 सही होगा और पहला तो गलत हो गया, तो केवल 2 ही सही होगा। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि 226 उच्च न्यायालय जारी करता है। यह सब लोग जानते हैं, यह 2 अनुच्छेद भी आप लोग रट लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे 25 नंबर प्रश्न का, मौलिक कर्तव्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, बिल्कुल सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, तो यह भी सही है।
42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं। यह भी सही है, तो जो ऑप्शन नंबर होगा इसका सी यही सही होगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य हैं, तो गलत है। इसमें कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो यह वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही हो जाएगा। 26, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख विशेषताएं हैं? तो एक सेकेंड। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, प्रांतों की कार्यकारिणी, सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। तो भारत शासन अधिनियम 19 के तहत ही पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। तो उपयुक्त सभी सही हो गए। इसका राइट आंसर बात करेंगे 27 नंबर प्रश्न की। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया? 27 राइट आंसर होगा डॉक्टर जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया? डॉक्टर जॉन मथाई। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण। निम्नलिखित में कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण या नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। आगे बात करेंगे 29 प्रश्न में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत का सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में कौन नहीं शामिल है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा अवध। तो अवध व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं शामिल हुआ था। 30, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब आया है? तो आया है 1929 में। 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, कहीं कहीं 29 रहता है, कहीं कहीं 30 रहता है, तो इसमें देखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, तो इसको देख लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अधिनियम आया 1929 में, पारित हुआ 1930 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, NG रंगा। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो NG रंगा द्वारा। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता है? तो जो राइट आंसर होगा देवेंद्र नाथ टैगोर इंडियन मिरर निकालते थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? तो जो राइट आंसर होगा 1909 लाहौर अधिवेशन। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? 34 का राइट आंसर 16 अगस्त 1946। निम्नलिखित में कौन सा कथन जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में सही नहीं है? जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई थी। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया। इसके उपरांत गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी। इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। बाकी ये भी सही है कि जलियांवाला बाग कांड जांच के लिए हंटर समिति बनी, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया और इसके उपरांत गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी। तो तीनों सही हैं, चौथा गलत है। भारत में चांदी का सर्वप्रथम किस काल में बनाई गई? 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है हड़प्पा सभ्यता काल में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? तो हड़प्पा सभ्यता काल में। यह भी महत्वपूर्ण हो सकता। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? 37 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्ष। किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की? हर्ष ने। निम्नलिखित में किस संत को कृष्ण
और विष्णु का अवतार माना जाता है? निम्नलिखित में किस संत को किस कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, चैतन्य महाप्रभु को। बात करेंगे 39 नंबर प्रश्न का, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में किस शासक द्वारा की गई? तो विक्रमशिला को किसने बनवाया था? धर्मपाल ने। उसके बाद बात करें, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बहुत महत्वपूर्ण भागलपुर में स्थित है, तो इसको किसने बनवाया था? किस शासक ने? धर्मपाल को। निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राज्य व जीवक को भेजा था? निम्नलिखित में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राज्य व जीवक को भेजा? ऐसा किसने किया था? 40 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार ने। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इब्न बतूता आया था 41 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता भारत आया था, मोरक्को का निवासी था। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो हड़प्पा थी कांस्य युगीन सभ्यता। 42 ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युगीन सभ्यता। तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तो जो राइट आंसर होगा याहिया बिन अहमद सरहिंदी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ। निम्नलिखित में किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? 44 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लॉर्ड लिनलिथगो का। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा जिसमें अध्ययन किया एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है, तो इसमें जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित में किसको शामिल नहीं किया जाता? सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में निम्नलिखित में किसको शामिल नहीं किया जा सकता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विदेशी निवासियों की आय, ऑप्शन नंबर डी। इसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में शामिल नहीं करेंगे। बाकी निजी प्रेषण, बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्त, बाह्य अनुदान, यह सब तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में आएगा, लेकिन विदेशी निवासियों की आय इसमें नहीं आएगा। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बांडों की बिक्री खरीद को क्या कहा जाता है? तो जो 47 का राइट आंसर होगा ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, ब्लर हुआ है। 48 निम्नलिखित में कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती? निम्न में कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है? 48 का जो राइट आंसर होगा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, यह विश्व बैंक नहीं जारी करती। विश्व बैंक क्या जारी करती है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में कौन जारी करता है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में कौन जारी करता है? तो जारी करता है IMF जारी करता है। अब हम जैसे कि प्रैक्टिस सेट 50 प्रश्न करने के बाद कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हैं जो कि BPSC या अन्य राज्य परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसका PDF पाने के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा टेक IAS टेलीग्राम पर, और आपको मिल जाएगा यह चैनल जहां आपको सभी प्रकार की PDF प्राप्त होती रहेंगी। आज हम बात करेंगे बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज्य को मगध मिलाया था? तो ब्रह्मदत्त को। इसने मगध की राजधानी राजगृह को बनाया। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। तो किसकी? बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज्य को मगध मिलाया था? ब्रह्मदत्त को। इसने मगध की राजधानी राजगृह को बनाया। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु को कुणिक उपनाम से जाना जाता है। तो यह दो फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है कि कुणिक किसको जाना जाता है? अजातशत्रु को। इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र किसने किया? उदयन ने कर दिया। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित की। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था
जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। तो बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश के स्थापना की थी। तो इसी के साथ यह 50 प्रैक्टिस सेट और अन्य महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर इसे लाइक करें और आपसे अनुरोध है कि चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हाँ, एक बात और करा जाएंगे, अगर आपको इसको PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर सर्च करना पड़ेगा टेक IAS, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी। वीडियो में समाप्त हो रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद है तो उसे लाइक करें और आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।